फ्रांसीसी क्रांति में एक नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। कल जो बतलाए थे उसके आगे कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। इसमें यह बतलाने का प्रयास किया गया कि थर्ड स्टेट में कुछ ऐसे भी लोग थे जो व्यवसाय से पैसा अर्जित किए थे या पढ़े लिखे हुए थे, संपन्न लोग थे। तो उसमें से जो पढ़े हुए लोग थे वैसे लोगों को ही मध्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे दार्शनिक और बुद्धिजीवी भी थे। उन्होंने फ्रांस में ये सोचना शुरू किया, उनके मन में एक ऐसी कल्पना आई कि क्या फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को जो विशेषाधिकार दिया जा रहा है उसकी समाप्ति हो सकती है कि नहीं। ऐसी उन्होंने कल्पना शुरू की। इस संबंध में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या सार्वजनिक जगहों पर अपने विचार को फैलाने का प्रयास किया। हम लोग जानेंगे कि मध्य वर्ग के वैसे लोगों की विचार क्या थे। जॉन लॉक, जैक रूसो। जॉन लॉक ने अपना विचार दिया कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की उसने कल्पना की और रूसो के भी विचार उससे मिलते जुलते थे। हालांकि रूसो ने भी एक अपनी पुस्तक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। तो सामाजिक अनुबंध पर आधारित उन्होंने अपनी विचार रखी कि समाज में जनता और प्रतिनिधि के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक अनुबंध होना चाहिए। उसी तरह से मॉन्टेस्क्यू, यह भी एक दार्शनिक था, बुद्धिजीवी था। इसने अपने विचार प्रस्तुत किए। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जिस तरह से ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेश स्वतंत्र हुए, तो उन्होंने अपने देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आधारित समाज या देश में सरकार बनाने की कल्पना की। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात मॉन्टेस्क्यू ने की। अभी तो क्रांति बहुत दूर की बात थी, लेकिन तब तक बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में एक ऐसे समाज की कल्पना शुरू कर दी। और मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक की एक पुस्तक है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजा की दैवीय अधिकार या निरंकुश सत्ता का उसने खंडन किया है उस पुस्तक में। और ये कि क्रांति की शुरुआत, दूसरा टॉपिक है कैसे हुई। कहा जाता है कि पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बतलाया है कि राजा विलासी था, निरंकुश था, खजाना खाली था, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़ाने में भी 10 अरब लिबरे मुद्रा ले चुका था। उन परिस्थितियों से निपटने के लिए उसने नए कर का प्रस्ताव लाना चाहा। अंतिम बैठक जो कर निर्धारण की हुई थी वह 16 से 14 में हुई थी। 16 से 14 के बाद 1789 तक नए कर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया था। तो 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के द्वारा नए कर के प्रस्ताव की योजना उसने बनाई। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था है जिसके माध्यम से करों के निर्धारण के लिए व्यवस्था की जाती है। तो 5 मई 1789 का दिन जो है फ्रांस की क्रांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। ऐसा इसलिए कि उस दिन वर्साय के महल को बड़ा ही सजाया गया और फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट से
300 प्रतिनिधि वर्साई के महल में भाग लेने के लिए पहुंचे और थर्ड स्टेट से 600 लोग गए। लेकिन राजा का प्रस्ताव था कि प्रत्येक वर्ग से एक एक लोग ही मत देंगे, एक एक करके मत देंगे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका मानना था कि जितने भी लोग वहां पहुंचे हैं सबको एक मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। एक तो उसमें देखने को यह भी मिला कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उनको वर्साई के महल में बैठने के लिए व्यवस्था थी, जबकि थर्ड स्टेट के लोगों को अपमान स्वरूप जो है उनको खड़ा रहना पड़ा। लेकिन राजा के प्रस्ताव को थर्ड स्टेट के लोगों ने इनकार कर दिया और वहीं से क्रांति की शुरुआत की नींव पड़ गई। कहा जाता है कि 20 जून तक आते आते यानी वर्साई के महल के बाहर टेनिस कोर्ट में, इंडोर टेनिस कोर्ट में लोग जमा हुए और वहीं पर थर्ड स्टेट ने अपने को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया। इन सबके पीछे दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान था, एक मीराबियो और दूसरा आवेसीय। कहा जाता है कि भारत में याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। आपको इसके बारे में इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन एक एग्जाम्पल स्वरूप हम बतला रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम का योगदान था। उसी तरह से मीराबियो कुलीन परिवार से आता था और आवेसीय पादरी वर्ग से आता था और यही थर्ड स्टेट के लोगों का प्रतिनिधित्व किया। क्रांति की शुरुआत हुई और कहा जाता है कि 4 अगस्त 1789 के पहले 14 जुलाई 1789 को क्रुद्धवीर ने बास्तिल के किले पर हमला होकर क्रांति की शुरुआत हो गई और उसके बाद क्रांति होने के बाद 1789 में नेशनल असेंबली का गठन हुआ और उसके बाद एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। उस नए संविधान में करों बंधनों से लोगों को मुक्ति दिलाई गई और जो नया संविधान बना उस संविधान के माध्यम से राजा की शक्ति को घटा दिया गया। ये नए संविधान का मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से फ्रांस में राजतंत्र पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ, लेकिन इस क्रांति के बाद एक नए संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो गई। बस आज इतना ही था। नेक्स्ट डे जो है इसके बारे में आगे हम बतलाएंगे। धन्यवाद।